नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। कहा गया है कि भारत में अगर देखा जाए तो कैंसर पेशेंट की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और तकरीबन यह 80% लोग इस देश के आने वाले समय में कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। अब इसका जो मुख्य वजह है वह दरअसल ये नहीं है कि आप धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, बल्कि इसकी मुख्य वजह है आप जो भोजन करते हैं। यानी कि जिस भी कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जहां से भी आप सब्जी खरीद रहे हैं, जो भी जीवन आप जी रहे हैं, खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वह पॉइजन है, स्लो पॉइजन जिसे कहा जाए। और जिस तरह से पंजाब से एक कैंसर एक्सप्रेस चलती थी ना, अब वही बातें की जा रही है कि अब लगभग पूरे देश की हालत वही है, पूरे देश में कैंसर एक्सप्रेस चलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बातें इसमें कही गई है, किस तरह से इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया गया है, विस्तार से समझते हैं। हम सबके लिए महत्वपूर्ण जरूरी है जानकारी, तो आप चाहें तो इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि जागरूकता फैले। हम ये भी समझेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, कहा गया है कि भारत जो है कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है और 78% भारतीयों के खून में कीटनाशक का अवशेष मिला है, जो इसमें रिसर्च किया गया, जो जानकारी यहां पर प्राप्त की गई। दूसरी बात, यहां पर शहरी क्षेत्र को लेकर के कहा गया कि चूंकि शहरी क्षेत्र की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। 93% जो अर्बन इंडियंस हैं उनमें कैंसर के हार्मफुल केमिकल्स देखे गए हैं उनके ब्लड में। और अदृश्य जहर के रूप में क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज हम खाते हैं तो उस खाने में क्या क्या जा रहा है, जैसे कि सूक्ष्म रासायनिक प्रदूषण है, सूक्ष्म रासायनिक जो संदूषण के साथ साथ हार्मोन अवरोधक जिसे आप कह सकते हैं, ये लगातार ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी नसों में जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को और ज्यादा खतरनाक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो ये रिसर्च किया गया है, इसमें इस बात को लेकर के जोर दिया गया है कि कुछ ऐसी वजह हैं, कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया जो है वह कैंसर कैपिटल इस पूरे दुनिया का बनता जा रहा है, जिसमें रसायनों को लेकर के बातें की गई है। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि 36% लोगों में 3 या अधिक कीटनाशकों का संयुक्त घातक प्रभाव देखा गया है। वहीं पर अगर 39% लोगों की बात करेंगे तो इनके सैंपल में स्टेरॉइड अधिक पाए गए हैं। 78% लोगों के खून में कीटनाशक के अवशेष देखे गए हैं। जरा सोचिए, 78% तक भारत के लोगों में यह देखा गया है और 54% जो सैंपल्स लिए गए हैं उनमें एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी देखी गई है। कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें ऐसे हैं, रसायन जो व्यक्ति के शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। कैंसर और बीमारियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह क्या है? हम क्या मानते हैं कि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, पॉल्यूशन में रहता है, स्ट्रेस लेता है, उसकी लाइफ स्टाइल खराब है, इस वजह से कैंसर हो सकता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा सुना होगा जो कहते हैं कि मैं तो बेहतर माहौल में रहता हूं, ना नशा करता हूं, तंबाकू का सेवन ना करता हूं, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। फिर ये कैसे हुआ? दरअसल उनके जानकारी में ये था, लेकिन वजह उनके कैंसर होने का ये है। असली वजह को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दरअसल हमारी थाली में जो भोजन आता है, हम जो पानी पीते हैं, हवा में घुले हुए अदृश्य रसायन जो है वो हमारे लिए सबसे अधिक समस्या बनता जा रहा है। खास करके कीटनाशक, ये कीटनाशक जो खेतों में इस्तेमाल होता था, अब वहां समस्या बढ़कर के हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपको ध्यान होगा भारत सरकार ने 2015 में मैगी नूडल जो है उस पर बैन किया था, ठीक है, और उसको लेकर के काफी देश में बवाल भी मचा था, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे न्यूज हमें देखने को मिला, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह के देखने को मिला जिसमें रसायन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह कहा गया कि हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि हमारा जो खाने पीने का पूरा तरीका है, दरअसल वो केमिकल्स के जाल में घिरा हुआ है। जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन और संरक्षित अनाज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी कैंसर का कारक है। ताजा दिखने वाले फल और सब्जी जिसमें रासायनिक लेप है, केमिकल्स मिले हुए हैं, यह भी कहीं न कहीं कैंसर का कारक है। और मच्छर भगाने वाले, चाहे हम कॉइल का यूज करें, लिक्विड या स्प्रे का यूज करें, वो तत्काल हमें खुशी तो देता है, तत्काल जो है हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए कैंसर के कारक बनते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सुविधा बनाम संकट की स्थिति आ गया है। जैसे चमकीले फल और सब्जियां खाना आपको पसंद होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा भ्रम होता है। जब हम चमकीले सेब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ताजगी और पोषण से भरा हुआ है,
लेकिन सच्चाई यह है कि रसायन का लेप है जो सीधे हमारे पेट में जाता है। मच्छर कॉइल और लिक्विड सुरक्षित नींद और मच्छरों से बचाव के लिए है, लेकिन स्थिति यह हो जाता है कि हमें सिर दर्द, थकान और आंखों में जलन होने लगता है। समय के साथ ये भी कैंसर का कारण बनता है। नॉन स्टिक पैन यह आधुनिक और सुविधाजनक कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि बांझपन, थायराइड, कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं इसको ये उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के, हेल्दी लाइफ स्टाइल को लेकर के जो नॉन स्टिक पैन रहा, इसको लेकर के पहले भी कई तरह के न्यूज आए हैं जो इंडियंस लोगों को ये ज्यादा पसंद आने लग गया है और इसके वजह से यहाँ पर स्थिति खराब लोगों की होने भी लग गई है। कुल मिलाकर के शरीर पर रसायनों का चौतरफा जो है हमला है। मस्तिष्क का विकास बाधित हो रहा है। बच्चों की सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति में भी कमी देखी जा रही है। व्यवहार संबंधी समस्याएं हो रहा है। हमारा जो लीवर है, पाचन तंत्र है, वो बुरी तरह से प्रभाव हो रहा है। हार्मोनल असंतुलन देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से थायराइड विकार जैसे स्थिति उत्पन्न हो रहा है। प्रजनन क्षमता जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार भारत में गिरता जा रहा है। विभिन्न राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और फाइनली ये सब जो है कैंसर का कारण बनता जा रहा है। ये संकट शुरू कैसे हुआ? दरअसल इसकी बात की जा रही है हरित क्रांति से। हरित क्रांति का दूसरा पहलू जो रहा, जैसे कि जनसंख्या बढ़ता रहा, तो हमने ये कोशिश किया हरित क्रांति के समय में कि खाद्यान्न संकट जो अभी हुआ है और आगे हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए, मदद करने के लिए लाया गया था, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को करने के लिए अधिक से अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने लग गए और इसके वजह से क्या हो गया कि हम अधिक उपज चाहते थे और कम समय में अधिक उत्पादन का दबाव भी था और इन सब वजह से रसायन का, केमिकल्स का इस्तेमाल हमारे खेतों में होता चला गया। केमिकल्स पर हम पूरी तरह से खेती में निर्भर हो गए। मिट्टी, जल, खाद्य श्रृंखला ये पूरी तरह से जहरीली हो गई। सुरक्षित सीमा से अधिक रसायनों का अंधाधुंध हम उपयोग करने लगे और इन सब का परिणाम पंजाब में देखने को मिला। चूंकि पंजाब में हरित क्रांति जोर शोर से चलाया गया था, पंजाब में केमिकल्स का खेतों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया और इसीलिए परिणाम हुआ वहां कैंसर ट्रेन। दरअसल पंजाब से राजस्थान चलने वाली एक रेल है जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इसको प्रमुखता से उठाया भी और खास करके पंजाब की जो प्रदूषित पानी रही उसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई। क्योंकि खेतों में जो रसायन का इस्तेमाल होता है वह जल के माध्यम से, आप कह सकते हैं, ग्राउंड वाटर में जाता है और फिर लोग उसके पीने का इस्तेमाल करते हैं और कैंसर का शिकार होते हैं। और इन तमाम चीजों से इतने लोग कैंसर का शिकार होते रहे कि राजस्थान में एक हॉस्पिटल है कैंसर का, पंजाब से ट्रेन वहीं पर जाती है राजस्थान के लिए और उसी को कैंसर ट्रेन के नाम से कहा जाता है। अब जरा सोच सकते हैं यह स्थिति कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल ये ट्रेन जो है बठिंडा से बीकानेर के बीच चलती है और इसको कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यही कहा जा रहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरता है तो सिर्फ पंजाब की हालत ये नहीं होगा, पूरे देश में कैंसर ट्रेन चलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक कहा गया कि पंजाब में कि हमारे DNA तक पहुंचता है जहर। अध्ययन जो किया गया उसमें इस बात को लेकर के कई सारे परिणाम बताए गए और खास करके जो कहा गया कि कीटनाशक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और औद्योगिक कचरे जो हो रहे हैं उसके कारण 65% लोगों के गुणसूत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। और यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की भविष्य जो है वह यही दिख रहा है। और इन सब के पीछे की वजह क्या है? हमारा अज्ञानता और लालच। दरअसल किसान जो है उनमें प्रशिक्षण का अभाव है। खेती कैसे की जाए वो नहीं जान रहे हैं। कीटनाशक का प्रयोग कैसे किया जाए नहीं जान रहे हैं। कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाए उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस पता है कि अधिक से अधिक उपज हो और उस उपज से मुनाफा कमाया जाए। फल सब्जियों को बाजार में लंबे समय तक ताजा दिखाने के लिए कटाई के बाद रसायनों का इस्तेमाल किया जाए, गैर कानूनी छिड़काव किए जाए और इस वजह से हमारे थाली में जो खाना पहुंचता है वो पूरी तरह से क्या होता है? जहरीला हो जाता है। वो पूरी तरह से केमिकल से मिला हुआ रहता है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है MRL का उल्लंघन की बात की जाती है, यानी कि जो एक लिमिट है उस लिमिट से अधिक कीटनाशक का जब प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि जब आप कीटनाशक का प्रयोग कीजिए तो आप एक समय तक वेट कीजिए, क्योंकि वह केमिकल्स जो है उस फसल में घुल मिल गया है तो जाहिर सी बात है उसे विषैला बना देता है। तो कटाई के लिए आपको कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए ताकि जब वो सुरक्षित स्थिति में आ जाए तभी आप कटाई करें। लेकिन जाहिर सी बात है हम स्थिति में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मुआवजा, या आप कह सकते हैं कि हमें एक तो डर रहता है कि अगर फसल बर्बाद हो गया तो मुआवजा सही नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये रहती है कि बाजार में अगर डिमांड है तो हम वहां पर फसल बेच लेते हैं तो हमें अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इस चक्कर में हम क्या करते हैं,
जल्द से जल्द हमने छिड़काव किया और उसके बाद जल्द से जल्द हम कटाई करके चाहते हैं कि जो भी हमारी सब्जियां हो, फल हो, उसको हम बाजार तक पहुंचाएं और अधिक ताज़ा देखने के लिए, चाहे वो टमाटर हो, सेब हो, उसमें इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो ताज़ा दिखे। तो कुल मिलाकर के खेत से खून तक का सफर कैसे होता है? देखिए, छिड़काव होता है, लंबी प्रतीक्षा अवधि, रसायन का असर धीरे धीरे उसमें खत्म होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सुरक्षित कटाई हो सकती थी, स्वस्थ उपभोक्ता तक वो पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंधाधुंध रसायन का छिड़काव किया जाता है, छिड़काव करने के बाद प्रतीक्षा नहीं की जाती है, टाइम नहीं लगाया जाता है। व्यापारी और ताजे फल वगैरह के लिए तुरंत उसको काटा जाता है, जो सीधे जो है हमारे खून में पहुंच जाता है। और इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि जाहिर सी बात है, हम बीमारी के शिकार होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, आम आदमी के पास जो भी भोजन पहुंच रहा है, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, मसाले हो, सब में रसायनों की जांच करने का अभी तक हमारे पास कोई ठोस तंत्र नहीं है। खाद्य सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता केवल होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर ही मिलावट की जांच तक सीमित होती है। रोजमर्रा के भोजन में कोई नियमित व्यापक निगरानी नहीं है। विकसित देशों में प्रतिबंधित रसायन भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है और यही वजह है कि बार बार बहुत सारे आप देखेंगे कई जगहों के न्यूज में देखने को मिलेगा, कहीं का मिठाई को बैन किया गया तो कहीं के सब्जी को बैन किया गया और वो लंबे समय से इस्तेमाल में बाजार में लाया जा रहा था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्थिक खतरा तो है, भारत में मिलावटखोरी की महामारी चल रही है और जाहिर सी बात है, मिलावट कहने के बाद जैसे कि आप केमिकल से दूध बनाया जा रहा है, पनीर आप क्या जो खा रहे हैं क्या वो सही पनीर है? जरा सोच के देखिए। कुल मिलाकर के सब में मिलावट देखने को मिल रहा है और इस सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, स्लो पॉइजन नेशन हम बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम एक ऐसे देश में कन्वर्ट होते जा रहे हैं जो एक तरह से जहर जिसके लोगों में घुलता जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ के देश के लोग जो हैं, जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र लगातार कमजोर होती जा रही है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के ग्रसित में होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि मोमोज खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई और उसमें यह कहा गया कि इसके पीछे की मुख्य वजह जो है वो केमिकल्स रहा है और इसमें यह भी कहा गया कि कैसे फास्ट फूड जो है भारत में साइलेंट किलर बनता जा रहा है और ये कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो फास्ट फूड खाने से इन्फेक्शन उनको हुआ और उनकी मृत्यु तक हो गई। इसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देखिए 6500 केजी का फेक पनीर, डेयरी केमिकल्स, ये सब आपको देखने को मिला है हैदराबाद में और देश के विभिन्न भागों में। कोई ये हैदराबाद की अकेले कहानी ये नहीं है। कुल मिलाकर के स्थिति हमारे लिए बेहद दयनीय है। पीढ़ियों का संकट जो है, जो हम आज तक खा रहे हैं, वो हमारे बच्चों का कल तय करेगा और खास करके इसमें कही जा रही है महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां के विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से जो गर्भ में शिशु होता है उस पर भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। इन सब का अगर व्यापक प्रभाव देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल पर पड़ता है, यानी कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसकी मस्तिष्क और तंत्र को जन्म से पहले ही कमजोर कर दिया जाता है और निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए बेहद खतरनाक है। संकट का दुष्कर्म कैसे चलता है? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भारी मांग है तो दबाव होगा, बढ़ती आबादी के लिए अधिक उत्पादन चाहिए तो अंधाधुंध रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वो सही से जांच नहीं करती हैं, निश्चित तौर पर ये सभी का हम सेवन करते हैं, हमारे स्वास्थ्य और अनुवांशिक पतन होता है, कैंसर, बांझपन और खून में कीटनाशक मिलते हैं और ये सारा चीज जो है ये चक्र चलता ही जाता है। कुल मिलाकर के ये चक्र जब तक टूटेगा नहीं, संकट हमारे जीवन में और बढ़ता ही जाएगा। तो समय के साथ ये आवश्यकता है कि इस संकट से हम किस तरह से निजात पा सके। समाधान का ढांचा कैसे हो सकता है? बहुस्तरीय कार्रवाई की आवश्यकता बताई जा रही है। सबसे पहले कृषि और किसान को लेकर के, क्योंकि वहीं से हमारे थाली में भोजन आता है, तो वैज्ञानिक हो वह और सीमित उपयोग कीटनाशक का किया जाए, किसानों को अनिवार्यता तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए, जैविक खेती कहने के लिए किया जाए, प्राकृतिक कीट नियंत्रक का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए पॉलिसी बने, रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाए, घरेलू रसायन पर सख्त पाबंद लगाए जाए और MRL का कठोर पालन किया जाए, यानी कि एक लिमिट से अधिक कीटनाशक का प्रयोग ना किया जाए। ऐसा ना हो कि केवल जांच एजेंसियां होली दिवाली में काम करें। नियमित तौर पर जो लोग भोजन कर रहे हैं उसकी जांच की जाए और गलत पाए जाने पर उस पर प्रतिबंध लगाए जाए। कंज्यूमर के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो सुरक्षित विकल्प की मांग पर ध्यान दे, भोजन की सुरक्षा पर सवाल उठाया जाए और लोगों के अंतर्गत व्यापक जागरूकता भी होनी चाहिए। भोजन यदि जीवन देता है तो उसमें मिला जहर धीरे धीरे जीवन छीन भी सकता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। उपभोक्ता डायग्नोस्टिक्स की बात की जा रही है, असली वर्सेस नकली पनीर की पहचान कैसे की जाती है? कई तरह से ये चीजें बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप पहले उसमें आग लगा के देखते हैं
टेक्सचर टेस्ट यानी कि छू करके देख सकते हैं, इसके अलावा स्वाद लेकर के देख सकते हैं, इसके अलावा पानी में आप उसे डाल के दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कई तरह की ऐसी जागरूकता फैलाया जाता है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे प्रोडक्ट को ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि वह सही है या गलत है, असली है या नकली है, और उसके आधार पर ही आप चयन करें कि आपको क्या भोजन करना है। कुल मिलाकर के जो कैंसर कैपिटल इंडिया बनता जा रहा है, अगर इसको रोकना है तो यह बहुस्तरीय होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति, एक विचार, एक एजेंसी के द्वारा इसको रोक पाना संभव नहीं है। लोगों को भी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, सिविल सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, विभिन्न जांच एजेंसियों को सही से जांच करना पड़ेगा, सरकार को सही पॉलिसी करनी पड़ेगी, किसानों को कीटनाशक का कम प्रयोग करना पड़ेगा। और इन तमाम चीजों को करने के बावजूद हम भारत को में जो ये कैंसर एक्सप्रेस बनता जा रहा है ये भारत, उस पर लगाम लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हाँ, ये रिपोर्ट जो सामने आ रहा है, आप जिस मोहल्ले, गांव, घर, शहर में रहते होंगे अपने आसपास में, क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ समय में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? पहले इक्के दुक्के देखने को, सुनने को मिलता था कि किन्हीं व्यक्ति को कैंसर हुआ हो, लेकिन आज ये आम आवाम में होता जा रहा है। कई रिपोर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में भारत के 70% लोगों को कैंसर हो सकता है, यानी कि हर एक 10 में से 7 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। यह इस देश के लिए बेहद खतरनाक, चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। आपके लिए यहाँ पर एक ऑफर है, ईद का ऑफर। इसकी वैलिडिटी 20 मार्च 2026 तक रहने वाली है। ISGS फाउंडेशन कोर्स की अगर बात किया जाए, 23 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे। ऑफलाइन कोर्सेज देखेंगे उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑनलाइन कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट है और 10% एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट दिया गया है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर उपलब्ध रहेगा। अन्य कोचिंग के जो विद्यार्थी हैं उनको ऑफलाइन कोर्सेज पर कुछ विशेष छूट दी जाएगी। और इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृत या इसका वेबसाइट दिया गया है। आप विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।